वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, साइंस के एक और लेक्चर में आपका स्वागत है। 3 साइंस के लेक्चर हम लोग कर चुके हैं, ये चौथा लेक्चर है। अगर आपने 3 नहीं देखे हैं, मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, आप उसको एक बार प्लीज़ देखिए। और अगर आपने अभी तक UPPCS लेटेस्ट न्यूज़ को टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं करा है तो उसको टेलीग्राम पे तुरंत ज्वाइन करिए। सारी नोटिफिकेशन सारे अपडेट्स आपको वहीं मिल जाएंगे। चलिए, तो चौथा लेक्चर आज शुरू करेंगे। ग्रह प्लैनेट से बात कर रहा है तो आपको पता होगा प्लैनेट्स दोस्तों, हमारे एटमॉस्फेयर में कितने प्लैनेट है? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। 1 2 3 4 5 6 7 8। प्लूटो भी था, प्लूटो नहीं रहा। तो सूर्य के चारों ओर कुछ पिंड अपनी कक्षा में यानी ऑर्बिट में जो परिक्रमण करते रहते हैं उन्हें प्लैनेट्स कहते हैं हम लोग। जैसे सन है, सन के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं प्लैनेट, पता होगा ये आपको। अब इसी प्लैनेट के लिए कैप्लर ने कुछ लॉ दिए थे जिसको कैप्लर के ग्रह गति संबंधित नियम कहते हैं। अब कैप्लर ने ग्रहों की गति संबंधित 3 नियम दिए हैं। पहली चीज़, कितने दिए हैं? 3 दिए हैं। सबसे पहला है कक्षाओं का नियम। कहता है, कक्षा का नियम ये कहता है, कह रहे जितने भी जो ग्रह हैं, ठीक है, सभी ग्रह दीर्घवृत्तीय कक्षाओं में गति करते हैं। मतलब दीर्घवृत्तीय समझे, ये इलिप्टिकल मैनर, सर्कल नहीं। सर्कल ऐसा हो गया, इलिप्ट में क्या होता है, आप इन दोनों को अपनी तरफ खींच लो, एक इधर से तो इलिप्ट बन जाता है ना। दीर्घवृत्त बोलते हैं कि सभी ग्रह दीर्घवृत्ताकार में क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। सूर्य इसकी एक नाभि पर स्थित होता है, इसकी एक नाभि पर स्थित होता है। मान लीजिए, अब देखिए आपने अगर वो पढ़ा होगा, एक ये होता है, एक ये सेंटर, 2 हो गए, कि कह रहे सब इसके चक्कर में लगाते हैं। सूर्य जो होता है इसकी नाभि में स्थित होता है। सूर्य कहाँ स्थित होता है? नाभि में स्थित होता है। यह नियम कॉपरनिकस के मॉडल से हटकर था। इसके अनुसार ग्रह केवल वृत्तीय कक्षा, देखो कॉपरनिकस ने बोला था कि जितने प्लैनेट हैं वो सर्कुलेटरी हैं, सर्कल में मूवमेंट करते हैं। कॉपरनिकस में बोला नहीं, सर्कल में नहीं, इलिप्टिकल में करते हैं। क्योंकि एक टाइम आता है जब सूरज जो होता है वो पृथ्वी के, मतलब जो सन होता है वो अर्थ के पास होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? पेरीफेरी नहीं, परीलियन बोलते हैं। देखो ये याद रखो, जब सन और अर्थ पास होते हैं, पी से पास, तो पी से परीलियन, परीलियन बोलते हैं उसको, PERIHELION, परीलियन बोला जाता है जब सूरज और धरती पास में होते हैं, उसको पेरीलियन बोलते हैं। और ये होता है 3 जनवरी को, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। और जब सूरज और धरती जो होते हैं ये क्या होते हैं? दूर होते हैं। जब क्या होते हैं? दूर होते हैं, तो इसको क्या बोला जाता है? इसको अफीलियन बोलते हैं। अफीलियन में दूर होते हैं, पी से पेरिलियन, पी से पास, ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। और इसमें दूर होते हैं, दूर कब होते हैं? 4 जुलाई को होते हैं। कब होते हैं? 4 जुलाई को, ठीक है। बस ये याद रखना आपको कि सूरज जो होता है वो कहता है इलिप्टिकल ऑर्बिट में, यानी दीर्घवृत्ताकार में चक्कर लगाता है, वृत्ताकार में नहीं। ये कैप्लर का पहला नियम कहता है। दूसरा नियम क्या कहता है? क्षेत्रफलों का नियम। कौन सा क्षेत्रफलों का नियम? मतलब सूर्य से किसी ग्रह को मिलाने वाली रेखा समान समय अंतरालों में समान क्षेत्रफल तय करती है। यह नियम इस प्रेक्षण से प्रकट होता है कि ग्रह उस समय धीमी गति करते प्रतीत होते हैं जब वे सूर्य से अधिक दूरी पर स्थित होते हैं, ठीक है। मतलब मान लीजिए अगर ग्रह जो है ये अर्थ है और ये सन है, जब दूर होता है तो उसको हम अफीलियन बोलते हैं, तो वो धीरे हो जाता है क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है, गुरुत्वाकर्षण बल, वो कम लगता है, इसलिए धीरे गति करता है। और जब पास होता है तो तेज घूमता है, ठीक है। ये दूसरा नियम कहता है। कौन कहता है? दूसरा नियम ये कहता है, ठीक है। सूर्य के निकट होने पर ग्रहों की जो गति होती है वो तीव्र होती है। बस सिंपल सी चीज़ें याद रखनी है। ये कक्षाओं का नियम क्या कहता है कि सूर्य जो होता है, मतलब सूर्य जो प्लैनेट है, हमारे जो ग्रह हैं, वो दीर्घवृत्ताकार में चक्कर लगाते रहते हैं सूर्य के। जब पास होते हैं तो पेरिलियन होता है 3 जनवरी को, दूर होते हैं तो अफीलियन होता है 4 जुलाई को। और वहीं जब सूर्य दूर होता है तो धीरे गति करता है, और जब पास होता है धरती के या किसी प्लैनेट के तो वो प्लैनेट तेज गति करते हैं, ठीक है। दूसरा है आवर्त कालों का नियम। इसका आवर्त कालों का नियम या पीरियड्स का, लॉ ऑफ पीरियड्स भी बोलते हैं। किसी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग, किसी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग उस ग्रह द्वारा अनुरेखित दीर्घवृत्त के अर्ध दीर्घ अक्ष के घन के अनुक्रमानुपाती होता है। तो दिमाग से बाउंड मार रहा होगा, फिर से समझो इसको। मतलब ये कह रहा है लेट, अगर टाइम t है तो इसका वर्ग यानी t², अनुरेखित जो दीर्घवृत्त है, मतलब ऐसे होता है, यहाँ पे सूरज चल रहा है, ये धरती है, इसके बीच की दूरी कितनी हो गई? लेट सपोज ये इसके बीच की दूरी हो गई a, ठीक है। तो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के क्यूब के बराबर होता है। बस इतना याद रखो, पेपर में आपसे इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा, क्योंकि एकेडमिक्स में आपको इसका प्रूफ मांगता है ना, प्रूफ करिए। PCCS प्रीलिम्स के लिए आपको बस इतना जानना जरूरी है। इसका फॉर्मूला क्या है? t² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a क्यूब। मतलब किसी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग उस ग्रह द्वारा अनुरेखित दीर्घवृत्त के
अर्ध दीर्घ अक्ष के घन के अनुक्रमानुपाती, घन मतलब क्यूब के अनुक्रमानुपाती होता है। सिंपल, बस ये आपको 3 नियम याद रख लेने, कभी एमसीक्यू में आ गया या मिलान करने में तो मैच कर सको, बस इससे ज़्यादा आपको इसकी डिटेल में नहीं जाना है, ठीक है। स्मार्ट स्टडीज़ यही कहती हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा नहीं पूछता है, ये सब साइंटिफिक बहुत ज़्यादा ये IITN के टर्म्स है। हल्का हल्का बस आपको ऊपर से इसकी नॉलेज हो कि आप बस प्रीलिम्स में क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकें। चलिए अब आते हैं उपग्रहों की बात करते हैं। कह रहा है ऐसे आकाशीय पिंड जो किसी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक है। उपग्रह क्या होते हैं? जो ग्रह के चारों ओर चक्कर, जैसे चंद्रमा है ना, उसे उपग्रह कहते हैं, ठीक है। अब ये दो प्रकार के, एक तो प्राकृतिक उपग्रह जैसे चंद्रमा होता है, दूसरा कृत्रिम उपग्रह होता है, ठीक है। जैसे आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो हम बनाते हैं ना, ये जो अपनी अपनी सैटेलाइट भेज देते हैं उसको बोलते हैं, ठीक है। चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है। चंद्रमा के गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी पर जी के मान का 1/6 होता है, ये पता होगा आपको। मतलब अगर आपका धरती पे जो वेट है वो 60 किलो है, तो वही अर्थ पे मतलब मून पे आपका कितना हो जाएगा? 1/6 कर दो 60 का, 10 किलो निकल आएगा, ठीक है। 1/6 होता है, इसलिए चंद्रमा पर व्यक्ति का भार पृथ्वी पर उसके भार का 1/6 भाग होता है, ठीक है। बहुत सिंपल सी चीज़ है। उपग्रह की कक्षीय चाल क्या होता है? ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है? मतलब ये है जैसे ये अर्थ है, ठीक है, अब मून इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है, तो किस क्या गति होगी इसकी? तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना, V0 = R√G/R। अब ये जो R होगा बड़ा वाला, ये रेडियस होगा किसका भैया? इसका, अर्थ का, और स्मॉल r रेडियस होगा किसका? मून का, ठीक है। मतलब कह रहे जब कोई उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में परिक्रमण करता है, मान लीजिए ये अर्थ है, अभी बताया आपको ना, ये अर्थ हो गया। जब कोई उपग्रह चांद मूव कर रहा है, ऐसे पृथ्वी के चारों वृत्तीय कक्षा में परिक्रमण करता है, तो उस पर एक अभिकेंद्र बल कार्य करता है। बताया था ना अभिकेंद्र बल मतलब, अब इससे पहले हम लोग कर चुके हैं, जो हम लोग ने सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स करा था। अभिकेंद्र मतलब बल मतलब जो अंदर की तरफ फोर्स लगाएगा, यह बल पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल होता है। अब ये जो जब ये चांद मूव कर रहा होगा तो ये केंद्र की तरफ एक बल लगाता है, उसी बल को क्या बोलते हैं दोस्तों? उसकी कक्षीय चाल या गुरुत्वाकर्षण बल बोला जाता है। सिंपल सी चीज़ है। उपग्रह की कक्षीय चाल का मान द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। अभी जो ऑर्बिट पे कितना घूम रहा है ये उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करेगा, पहला पॉइंट। और अधिकतम ऊंचाई पर उपग्रह की कक्षीय चाल जो होती है वो न्यूनतम होती है। जब मैक्सिमम हाइट पे होता है उपग्रह तो उसकी कक्षीय चाल क्या हो जाती है? न्यूनतम हो जाती है, ठीक है। अब ये सब सैटेलाइट के लिए भी है, जैसे अब GPS सैटेलाइट जो घूमती रहती हैं अर्थ के चक्कर लगाने में, वो सब ऐसे ही चलती हैं, ठीक है। और कक्षीय चाल क्या होती है आपको याद रखना, 8 किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है। कक्षीय चाल क्या होती है? 8 किलोमीटर पर सेकंड, या ऑर्बिटल वेलोसिटी, मतलब ये जो सैटेलाइट्स घूमती है ना 8 किलोमीटर 1 सेकंड में घूम जाती हैं, ये आपको याद रखना है, MCQ में पूछ सकता है। चलिए अब देखते हैं भू उपग्रह यानी अर्थ की सैटेलाइट, जो अर्थ सैटेलाइट यानी भू उपग्रह। भू उपग्रह एक वह पिंड है जो पृथ्वी के परितः परिक्रमण करते हैं, मतलब अर्थ के आसपास घूमते रहते हैं भाई सैटेलाइट। इनकी गतियाँ ग्रहों की सूर्य के परितः गतियों के बहुत समान होती है, अतः केपलर के ग्रहों की गति संबंधी नियम इन पर भी समान रूप से लागू होते हैं। जितनी भी अर्थ सैटेलाइट होती हैं वो सब इसी लॉ पे काम करती हैं। विशेष बात यह है कि इन उपग्रहों की पृथ्वी के परितः कक्षाएँ वृत्ताकार अथवा दीर्घाकार होती हैं, ठीक है। मतलब ये सर्कुलर होती हैं, ऐसे दीर्घवृत्ताकार नहीं होती। ये भी हो सकती हैं अगर इस्टेब्लिश करना चाहेंगे। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। कौन है? चंद्रमा है, जिसकी लगभग वृत्ताकार कक्षा और 27.3 दिन तक परिक्रमण काल है, जो चंद्रमा की अपनी कक्ष में घूरता रहता है। मतलब कहने का मतलब है कि अर्थ का चक्कर जो है चंद्रमा सर्कुलर ऑर्बिट में लगाता है, 27.3 दिन में इसका चक्कर लगा लेता है पूरा। अब देखते हैं तुल्यकाली तथा ध्रुवीय उपग्रह क्या होते हैं। तुल्यकाली और ध्रुवीय उपग्रह, देखिए कह रहा है उपग्रह जो पृथ्वी की विषुवत वृत्त, विषुवत मतलब इक्वेटर की बात कर रहे हैं, कहाँ पे विषुवत मतलब ये जो बड़ा वाला वृत्त होता है, विषुवत वृत्त के तल में पृथ्वी के परितः वृत्तीय कक्षा में 24 घंटे के आवर्तकाल से परिक्रमण करते हैं, उसे तुल्यकाली उपग्रह कहते हैं। जो मतलब विषुवत रेखा यहाँ 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 ऐसे इक्वेटर के पास घूमते रहते हैं 24 घंटे, उसको क्या बोलते हैं? जियो स्टेशनरी या तुल्यकाली उपग्रह बोला जाता है, ठीक है। तुल्यकाली उपग्रह क्या होता है? जो विषुवत रेखा यानी इक्वेटर के पास ऐसे 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 घूमते रहते हैं, ठीक है। स्पष्ट है क्योंकि पृथ्वी समान आवर्तकाल से अपने कक्ष पर घूर्णन करती है, अतः यह उपग्रह पृथ्वी के किसी भी बिंदु से स्थिर प्रतीत होगा और पृथ्वी के पृष्ठ से इतनी अधिक ऊंचाई तक ऊपर फेंकने के लिए अत्यंत शक्तिशाली रॉकेटों की आवश्यकता होती है। अब देखो ना, जब हमें जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लगानी होती है तो हम क्या करते हैं? ऑर्बिट में उसको सेट कर देते हैं, और जब हमें ध्रुवीय लगानी होती तो रॉकेटों से लगाया जाता है ना, पोल सैटेलाइट समझे ना, ऐसे ऐसे लगाया जाएगा। एक चीज़ समझ लो, जियो स्टेशनरी जो ऐसे घूमेगी इक्वेटर से, और जो आपका ध्रुवीय उपग्रह होगा वो ऐसे ऐसे पोल से 90 डिग्री ऐसे ऐसे घूमेगा, ठीक है, समझ गए ना। इसके लिए ज़्यादा ताकत चाहिए होती है हमको, क्योंकि ये तो इक्वेटर के साथ घूमता ही रहता है उसी फोर्स से। पोल पे घुमाने के लिए हमें ज़्यादा रॉकेट होगी, मतलब रॉकेटों की अधिक शक्तिशाली रॉकेट चाहिए होते हैं।
तो ये असर्शन रीजन में पूछ सकता है कि जब आपको ध्रुवों में सैटेलाइट लगानी हो तो अधिक शक्तिशाली रॉकेट की आवश्यकता होती है या तुल्यकाली लगानी होती है तब ज़्यादा आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इसको याद रखना सिंपल है, बस छोटे से नोट्स बना लो इसको बस। अब देखते हैं पलायन वेग या एस्केप वेलोसिटी क्या होती है। बहुत आसान होता है, देखिए समझिए। पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिससे किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकने पर वह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकल जाता है और पृथ्वी पर कभी वापस नहीं लौटता है। ऐसे तो हनुमान जी ही फेंक सकते हैं सिर्फ, मतलब ऐसा उसको फेंको किसी चीज़ को जो जो हमारा एटमॉस्फेयर है ना, ग्रेविटी जहाँ तक है उसके बाहर निकल जाए तो वापस गिरेगा ही नहीं। तो ये तभी पॉसिबल है जब उसको कितनी स्पीड से फेंकें, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की वेग से फेंकें। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है कि इसकी वेलोसिटी कितनी होती है, या पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, पलायन वेग से फेंकने के लिए पिंड को दी गई गतिज ऊर्जा पलायन ऊर्जा कहलाती है। अब गति ही तो मिल गई ना, वेलोसिटी मिल गई उसको, तो उसी को पलायन ऊर्जा कह देते हैं। और ये कितनी होती है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है। वायुमंडल अनेक गैसों का मिश्रण होता है, आपको पता है। चंद्रमा पर पलायन वेग का मान कम है, कितना है, 2.4 किलोमीटर पर सेकंड। तो अब आपसे यहाँ दो सवाल बना सकता है कि धरती पे पलायन वेग ज़्यादा है या चंद्रमा पे। तो जहाँ पे भी एटमॉस्फेयर होगा वहाँ पे पलायन वेग यानी एस्केप वेलोसिटी ज़्यादा होगी। तो धरती पे ज़्यादा है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। वहीं चांद पे 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, एग्जाम में आपसे मैचिंग करने में दे सकता है या असर्शन रीजन में दे सकता है, तो आपको याद रखना है इसको। धरती पर पलायन वेग आपको याद ही है, और चंद्रमा पर पलायन वेग से गैस के अणुओं का वेग ज़्यादा होने के कारण, जो चंद्रमा पर पलायन वेग से गैस के अणु ज़्यादा होने के कारण वे वहाँ से पलायन कर जाते हैं। इसी कारण चंद्रमा पर वायुमंडल संभव नहीं है। अब आपसे ये पूछ सकता है, असर्शन रीजन बना सकता है कथन कि चंद्रमा पर वायुमंडल संभव नहीं है, पूछे चंद्रमा पर वायुमंडल संभव नहीं है। ठीक, और कारण दे दिया। ठीक, अब कारण में दिया कि चंद्रमा पर जो गैस के अणु हैं, चंद्रमा पर गैस के अणुओं का वेग जो है वो पलायन वेग से ज़्यादा है, पलायन वेग से ज़्यादा है, इसलिए वो अणु जो है वहाँ से गायब हो जाते हैं, भाग जाते हैं, इसीलिए वहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं। तो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अब कोई आपसे पूछे ना चंद्रमा पे एटमॉस्फेयर क्यों नहीं है, क्योंकि चांद पे जो आपके क्या है, अणुओं का वेग जो है वो पलायन वेग से कैसा है, पलायन वेग से बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ पलायन वेग है मात्र 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड, और अणुओं का वेग उससे ज़्यादा है, 5-6 किलोमीटर प्रति सेकंड, फट से वहाँ से भाग जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए वहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं बन पाया है। ठीक है, तो आपको ये कथन कारण में कॉन्सेप्ट जब आप याद रखोगे तो आप सब कर ले जाओगे, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब उपग्रह के कच्ची चाल एवं पलायन वेग में संबंध, बस सिंपल सा जो आपको एमसीक्यूज के फॉर्म में याद रखना है, बस उसको समझिए। पृथ्वी के समीप किसी उपग्रह की कच्ची चाल, पृथ्वी के समीप किसी उपग्रह की, मान लीजिए चंद्रमा की कच्ची चाल V0 है, और पृथ्वी तल से फेंकी गई किसी वस्तु का पलायन वेग, मान लीजिए आपने कोई चीज़ ऑब्जेक्ट फेंका, उसका पलायन वेग VE है, तो फॉर्मूला क्या बनता है, फॉर्मूला बनता है VE इज इक्वल टू 1/2 V0। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, VE इज इक्वल टू 1/2 की पावर V0। ठीक है, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, या कि इतनी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, बस कॉपी याद रखो। स्पष्ट है कि यदि पृथ्वी के समीप चलकर काटते किसी उपग्रह की कच्ची चाल किसी कारणवश बढ़कर √2 गुनी हो गई तो उपग्रह अपनी कक्षा को छोड़कर पलायन कर जाएगा। तो सिंपल सी चीज़ बस इतना याद रखो कि जब भी पलायन वेग किसी ऑब्जेक्ट का ज़्यादा होगा जितना धरती पे है, तो वो उससे बाहर हो जाएगा। 11.2 से ज़्यादा किसी ऑब्जेक्ट का हुआ तो वो धरती से बाहर चला जाता, बस इतना याद रखना है। चलिए, उपग्रहों की ऊर्जा, किसी कक्षा में घूमते हुए उपग्रहों की कुल ऊर्जा जो होती है उसकी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग होती है। क्या होती है, घूमते हुए उपग्रहों की जो कुल ऊर्जा क्या है भाई, जो उसकी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है प्लस जो गतिज ऊर्जा है जो मूव कर रहा है, वो उसको कहते हैं उसके घूमते हुए की टोटल ऊर्जा। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, U = -G MEM/R। गतिज ऊर्जा क्या होती है, 1/2 G MEM/R। देखिए, अब मान लीजिए ये आपकी अर्थ है, इसका मास हो गया है, और ये चंद्रमा है जो इसकी चक्कर लगा रहा है, इसका स्मॉल है, बीच की दूरी हो गई R। बस फॉर्मूला लगा लो, 1/2 इसका मास और इसका मास अपॉन R हो गया। ठीक है, और उपग्रह की कुल ऊर्जा ये हो गई। तो आपको ये नहीं भी याद रखोगे चल जाएगा, क्योंकि ये साइंस के बहुत टेक्निकल हैं, ये बहुत ही टेक्निकल वाले जो एग्जाम्स होते हैं उसमें पूछ सकते हैं। अभी आप बस इतना याद रखोगे तो काम चल जाएगा, जो सच्चाई है। कोई भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए। ठीक है, चलिए, उपग्रह की बंधन ऊर्जा या बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट क्या होती है। देखिए, किसी उपग्रह को उसकी कक्षा में पलायन करने हेतु आवश्यक ऊर्जा की जो मात्रा को उपग्रह की बंधन ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, मतलब कि कोई भी सैटेलाइट है, ठीक है, अगर उसको अपनी कक्षा में घूमना है तो जो उसको एनर्जी चाहिए होगी भाई, तो उसकी क्या कहलाएगी, बंधन ऊर्जा कहलाएगी। ठीक है, अब जो उपग्रह की बंधन ऊर्जा है वो उपग्रह की कुल ऊर्जा के बराबर होती है और उपग्रह की गतिज ऊर्जा के बराबर होती है। ठीक है, यदि उपग्रह की गतिज ऊर्जा 2 गुनी कर दी जाए, उपग्रह की गतिज ऊर्जा 2 गुनी, ज़्यादा तेज़ी से घूमने लगे, तो उपग्रह अपनी कक्षा से पलायन कर जाएगा।
मतलब वो वहाँ से गायब ही हो जाएगा, क्योंकि उसका क्या बढ़ गया, पलायन वेग बढ़ गया। समझ लो, बस आसानी से समझो, जितना जिस स्पीड से वो घूम रहा है उसी से घूमेगा। जैसे उसकी स्पीड बढ़ी तो वो वहाँ से गायब हो जाएगा, इसकी वेलोसिटी उसकी बढ़ जाएगी तो अपनी कक्षा से पलायन कर जाएगा। अब किसी उपग्रह का परिक्रमण काल क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है सैटेलाइट का। किसी उपग्रह द्वारा ग्रह के चारों ओर एक परिक्रमण पूरा करने में जो समय लगता है, अब मतलब मान लीजिए जैसे चंद्रमा है, चंद्रमा को एक परिक्रमण करने में जो समय लगेगा उसको उसका परिक्रमण काल बोलते हैं। अब जैसे धरती है, अर्थ सूरज का चक्कर 24 घंटे में लगा दिए तो परिक्रमण काल 24 घंटे हो गए, समझ लो, ये होता है उसका। तो ये होता है परिक्रमण काल, ये नहीं याद रखो आप। चलिए, अब ग्रह वाला काम खत्म। अब आ जाता है सरल आवर्त गति क्या होती है। अब देखिए, आपने घड़ी देखी होगी, टिक 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 की पेंडुलम ऐसे ऐसे करता रहता है ना। मतलब जब कोई कण अपनी माध्य स्थिति से दोनों ओर सरल रेखा में दोलन करता है, अब जैसे मध्य स्थिति ये है, आप एक पत्थर बांध लो ऐसे, ठीक है, ऐसे यहाँ से धागा पकड़ लो, ऐसे ऐसे घुमाओ उसको, समान मूव करेगा ना बीच से, तो उस गति को सरल आवर्त गति कहते हैं, ठीक है। और स्प्रिंग से एग्जाम्पल, स्प्रिंग से लटके किसी पिंड को दोलन, किसी सरल लोलक का दोलन, यदि सरल आवर्त गति का उदाहरण है ये सब। अब मतलब स्प्रिंग ले लो, कोई नीचे चीज़ बांध दो, पक 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 ऐसा करती रहेगी ना, तो सरल आवर्त गति कहलाते हैं, ठीक है। चलिए, सरल लोलक क्या होता है ये देख लीजिए। यदि लंबाई में ना बढ़ने वाली ऐंठन रहित भारहीन डोरी के एक सिरे पर पदार्थ के अत्यंत सूक्ष्म किंतु भारी कण से लटकाकर डोरी के दूसरे सिरे को घर्षण रहित दृढ़ आधार से बांध दे तो इस प्रकार बना हुआ निकाय सरल लोलक कहलाता है। समझे क्या हुआ। अब जैसे ये पिक्चर देखिए, अब कह रहे यदि लंबाई में बढ़ने वाली है, लंबाई में बढ़ जाएगी, खींच लो अगर, ठीक है। ऐंठन रहित, इसमें देखो कोई भी रिंकल नहीं पड़ेगा, ठीक है। भारहीन डोरी के एक सिरे पर पदार्थ के अत्यंत सूक्ष्म किंतु भारी कण को लटका दिया हमने, और डोरी के एक सिरे को घर्षण रहित कर दिया, बांध दिया हमने उसको। अब इसको देखो, ये एक जो गति होगी ना, ये सरल लोलक कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, सरल लोलक या सिंपल पेंडुलम इसको बोलते हैं। दूसरा, प्रयोगशाला में धातु के किसी ठोस गोले को एक हल्के व पतले धागे से बांधकर किसी दृढ़ आधार से लटका देते हैं तो यही व्यवहारिक सरल लोलक है। सिंपल सी बात कर रहा है। धातु के गोले को जो होता है उसको बॉब कहते हैं, जो मोटा सा है गोला ना, उसको बॉब कहेंगे। और पॉइंट ऑफ सस्पेंशन जहाँ से उसको आप लटकाते हैं, और जो उसकी प्रभावी लंबाई यानी इफेक्टिव लेंथ उसका धागा हो गया। मतलब ये है कहने का, ये बॉब है, ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है जहाँ उसको बांध दिया निलंबन बिंदु, और ये क्या हो गया, उसका इफेक्टिव लेंथ हो गई। सिंपल सी चीज़ है। इसका फॉर्मूला बस आपको याद रखना। किसी सरल लोलक का आवर्त काल क्या होता है पूछ लेता है। टाइम पीरियड क्या होता है, T = 2π√L/g। एल हो गया इसकी लोलक की लेंथ हो गई, ठीक है। बाकी जी ग्रेविटी हो गई, पाई की वैल्यू आपको पता ही है 22/7। बस ये वाला फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। एक और चीज़ याद हो, लोलक का आवर्तकाल टी है, लोलक की प्रभावी लंबाई एल के वर्ग अनुपात की, तो बता ही दिए इसके। यदि लोलक की प्रभावी लंबाई बढ़कर 4 गुनी कर दें तो आवर्तकाल 2 गुना हो जाएगा। अब जैसे देखो ना, T = 2π है, √L/g है, यानी टी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √L के बराबर है। अगर हमने इसको कितना कर दिया, इसको 4 कर दिया, ठीक है, इसको 4 कर दिया, तो टी कितना हो जाएगा भैया, 4 का स्क्वायर 2 होता है ना, 2 गुना हो जाएगा। समझ रहे हो। अगर इसको हमने 16 कर दिया तो ये 4 गुना हो जाएगा भाई, ये 4 का स्क्वायर होता है, यही कहना चाह रहा है, ठीक है। यदि लोलक की लंबाई बढ़ाकर 4 गुनी करोगे तो आवर्तकाल 2 गुना हो जाएगा, ठीक है। और लोलक की लंबाई 4 गुनी तो ये 2 गुनी, लोलक की लंबाई 16 गुनी तो ये 4 गुना। समझ रहे हो, स्क्वायर बस होता है ना, बस इतना याद रखो, लंबाई जो होती है वो लोलक के समय के स्क्वायर के बराबर होती है, ठीक है। लोलक का आवर्तकाल गुरुत्वाकर्षण जी के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी देखो ना, व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा होता है, जैसे जैसे ग्रेविटी कम होती जाएगी टाइम बढ़ता जाएगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखो ना, जब किसी लोलक घड़ी को पहाड़ पर अथवा खान पर ले जाया जाता है, मतलब ऊपर ले जाओ हाइट में या नीचे ले जाओ, तो जी का मान घटने से इसका आवर्तकाल जो होता है बढ़ जाता है, अर्थात घड़ी सुस्त हो जाती है। मतलब घड़ी जो होगी टिक 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 धीरे चलेगी। जब आप पहाड़ों पे चले जाओ या नीचे धरती चलो, कभी केदारनाथ आप अगर गए होगे देखोगे तो घड़ी की सुइयाँ जो होती हैं वो धीरे हो जाती हैं, तो टाइम आपका लैप्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है क्यों, क्योंकि जी कम हो रहा है। तो कहने का मतलब है जो आवर्तकाल है टी है वो लंबाई के तो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर के लेंथ के बराबर, और ग्रेविटी के उल्टा हो जाएगा, ठीक है। कि ग्रेविटी जैसे जैसे बढ़ेगी तो ये कम होता जाएगा, ये कम होगा, अगर ग्रेविटी कम होगी तो ये बढ़ेगा, ठीक है, उल्टा होता है। अनंत लंबाई के सरल लोलक का आवर्तकाल 84.6 मिनट होता है। कितना, 84.6 मिनट होता है, ठीक है। अब बात आती है सेकंड लोलक क्या होता है, सेकंड पेंडुलम। यदि किसी लोलक का आवर्तकाल 2 सेकंड हो तो उसे सेकंड लोलक कहते हैं, ठीक है। आवर्तकाल कितना, 2 सेकंड, टिक टिक मतलब 2 सेकंड में हो तो उसको क्या बोलते हैं, सेकंड पेंडुलम। जब 2 सेकंड, अभी हम लोग क्या 1 सेकंड कहते हैं ना, टिक 1 सेकंड, पर जब वो 2 सेकंड हो तो उसको हम बोलते हैं सेकंड पेंडुलम। अब बात करते हैं साइंटिस्ट गैलीलियो की, गैलीलियो गैलीली। आपको देखिए, इस बार अगर आपने RO का पेपर देखा हो तो कैसे उसमें पूछ लिया था आपसे, क्या पूछा कि ये जो न्यूटन, इन सब की मृत्यु, इन सब ने क्या क्या खोज करी कब, ये सब क्रोनोलॉजी में पूछा था ना, तो इसको भी आपको याद करना है।
गैलीलियो गैलीली की जन्म हुआ था 1564, मृत्यु 1642, ठीक है। हिस्ट्री तक भी साइंस में पूछ रहा है। इसमें जो आपको याद रखना है कि जो गैलीलियो गैलीली था उसने अरस्तु की जो धारणा थी ना कि किसी पिंड को गतिमान रखने के लिए किसी बल की आवश्यकता होती है और भारी पिंड हल्के पिंडों की तुलना में गुरुत्व बल के प्रभाव में तीव्रतर गति करते हैं, मतलब भारी पिंड जो होते हैं वो ज़्यादा तेज घूमते हैं। इसका खंडन कर दिया था कि नहीं, जड़त्व भी एक चीज़ होती है कि कोई ऑब्जेक्ट जब तक मूव नहीं करेगा उस पर कोई फोर्स ना लग जाए, ठीक है। तो ये जड़त्व की शुरुआत इन्होंने नहीं करी, जब बाद में न्यूटन ने लॉ बनाया। तो फिलहाल आपको ये याद रखना है, और ये याद रखना है सबसे इंपॉर्टेंट, दूरबीन की खोज करी थी 1609 में गैलीलियो गैलीली ने। किसकी? दूरबीन की 1609, गैलीलियो गैलीली। नेक्स्ट, अब आइजैक न्यूटन का भी आपको याद रखना है। 1642 में इनका जन्म हुआ और 1727 में मृत्यु, ठीक है। 1642 1727। न्यूटन का जन्म 1642 ईस्वी में इंग्लैंड के कहाँ हुआ था? वुल्सथॉर्प नामक शहर में हुआ था, इंग्लैंड के, ठीक है। संयोगवश इसी वर्ष गैलीलियो का भी देहांत हुआ। गैलीलियो का देहांत कब हुआ? इसी वर्ष हुआ। विद्यालय जीवन में उनकी अद्भुत गणितीय प्रतिभा, और ये सब तो आपको याद नहीं रखना है, बस अब ये याद रखो, बाकी न्यूटन्स के लॉज इंपॉर्टेंट रहते हैं जो हम लोग देख ही चुके हैं। अब यहाँ आ जाओ, अब द्रवों के यांत्रिक गुण क्या होते हैं, ठीक है। द्रवों के यांत्रिक गुण, सबसे पहले इलास्टिसिटी यानी प्रत्यास्थता। किसी ठोस की एक निश्चित आकृति तथा आकार होता, अभी आप जैसे बाई चांस जहाँ बैठे हो, टेबल होगी तो देखो एक ठोस है, उसकी एक शेप है, आकार है। किसी पिंड की आकृति तथा आकार को बदलने के लिए एक बल की आवश्यकता होगी। अब कोई प्लास्टिक है, जैसे उसको आपको चेंज करना है, च्युइंगम है, तो ऐसे खींचोगे बढ़ जाएगा, पर सॉलिड को चेंज करने में आपको उसको काटना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा। यदि किसी कुंडलित स्प्रिंग के सिरों को धीरे से खींच कर विस्तारित किया जाए तो स्प्रिंग की लंबाई देखो बढ़ जाएगी। ये तो सबसे आसान है, इलास्टिसिटी मतलब खींचना किसी को। अब यदि स्प्रिंग के सिरों को छोड़ दें तो वह अपनी प्रारंभिक आकृति को पुनः प्राप्त कर लेगी। अब देखो ना यार, बचपन में देखा होगा, जो रबड़ होती, खींचो उसको वापस छोड़ दो, वापस वैसे ही हो जाएगी ना। इसी को उसकी इलास्टिसिटी बोलते हैं। यानी किसी पिंड का वह गुण जिससे वह प्रत्यारोपित बल को हटाने पर अपनी प्रारंभिक आकृति एवं आकार को पुनः प्राप्त कर लेता है, उसे प्रत्यास्थता कहते हैं, ठीक है। मतलब जब तक आप बल लगाओगे, इसको खींचे रहोगे, रबड़ को खींचे रहोगे, वो बढ़ जाएगी, पर जैसे ही छोड़ोगे, फोर्स हटाओगे, वापस आ जाती है, तो उसको प्रत्यास्थता बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, याद रहेगा इसको। तथा उत्पन्न विरूपण प्रत्यास्थ विरूपण कहलाता है। विरूपण मतलब जो उसकी स्ट्रक्चर में चेंजमेंट हो गया, उसको प्रत्यास्थ विरूपण कहते हैं, ठीक है। जब एक पिंड पर बल लगाते हैं तो पिंडक में अपना प्रारंभिक आकार प्राप्त करने की प्रवृत्ति नहीं होती है और यह स्थायी रूप से विरूपित हो जाता है, पर जब जैसे ही हम उसको हटाते हैं वापस आ जाता है ना। इस प्रकार के पदार्थ को प्लास्टिक तथा पदार्थ के इस गुण को प्लास्टिकता कहते हैं। अब देखो, प्लास्टिक वगैरह क्या होती है, अब जैसे प्लास्टिक को आप खींच दो, ठीक है, तो वो उतनी ही रहेगी, बाद में वो नहीं बढ़ेगी। इलास्टिक ऑब्जेक्ट वो होते हैं, जैसे अब कहते हैं नहीं यार, कमर में इलास्टिक लोअर हो कि खींचो बढ़ गई, छोड़ दो वापस हो गई। पर अगर प्लास्टिक जो होगी उसको आप खींच दो, बढ़ गई, वापस नहीं बढ़ सकती वो, है ना, मतलब वापस अपना रूप नहीं ले पाएगी, वो वैसी ही रहेगी। ये अंतर होता है प्लास्टिक और इलास्टिक में, ठीक है। अब इसी प्रत्यास्थता के गुण के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। तो पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तु होते हैं, मतलब परफेक्ट इलास्टिक, बेहतरीन इलास्टिसिटी है, चड्डी में देखा होगा लगी होती है, अंडरवियर में मस्त इलास्टिसिटी, जितनी खींचो छोड़ दो वापस आ गई, है ना। जो वस्तुएं बाह्य बल को हटा लिए जाने पर अपनी पूर्व अवस्था को पूर्णता प्राप्त कर लेती है उसे हम क्या बोलते हैं? परफेक्ट इलास्टिसिटी। और जो नहीं कर पाती हैं उसको क्या बोलते हैं? इम्परफेक्ट इलास्टिसिटी, ठीक है। तो पूर्ण प्लास्टिक वस्तुएं क्या होती हैं? इसी का उल्टा कर दो कि जो आप बल लगाओगे, बल को हटा लो और फिर भी वो अपनी पूर्व अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? पूर्ण प्लास्टिक वस्तुएं, ठीक है। वास्तव में कोई वस्तु ना तो पूर्ण प्रत्यास्थ होती है और ना ही पूर्ण सुघट्य, बल्कि सभी वस्तुएं इन दोनों सीमाओं के भीतर होती है। मोटे तौर पर क्वार्ट्ज को पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तु तथा मोम को पूर्ण सुघट्य माना जा सकता है, ठीक है। अब लिमिट क्या होती है भैया इलास्टिसिटी की या प्रत्यास्थता की? किसी वस्तु पर लगाए गए विरूपक बल की वह अधिकतम सीमा जिसके अंतर्गत वस्तु में प्रत्यास्थता का गुण विद्यमान रहता है, वस्तु की प्रत्यास्थता सीमा कहलाती है। मतलब लिमिट समझे इसकी क्या मतलब? रबड़ है आपके पास, आप खींचो उसको, एक टाइम अगर बहुत ज़्यादा खींच दोगे तो टूट जाएगी, तो लिमिट भी होती है ना हर ऑब्जेक्ट की। इलास्टिक ऑब्जेक्ट की भी फोर्स लगाने की एक लिमिट है कि आप उसको हद से ज़्यादा खींचोगे तो लिमिट एक्सेस फोर्स लगा तो वो टूट जाएगी, ठीक है। तो बस वही कह रहा है, किसी वस्तु पर लगाया गया विरूपक बल मतलब जो उसके रूप में परिवर्तन कर रहा है, अधिकतम सीमा जिसके अंतर्गत वस्तु में प्रत्यास्थता का गुण क्या होता है? विद्यमान रहता है, उससे प्रत्यास्थता सीमा कहते हैं, ठीक है। अब बहुत बढ़िया टॉपिक है स्ट्रेस, जो आप परमानेंट स्ट्रेस में ही रहते हो वही। स्ट्रेस क्या होता है? देखो, जो भी आपकी खोपड़ी में एक बल कार्य करता है, मतलब एक एरिया काम करता है आपके, मतलब एक एरिया में जो आपके फोर्स लगता है वही स्ट्रेस है। मतलब जब किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल लगाकर उसके आकार या आकृति में परिवर्तन किया जाता है तो उस वस्तु की प्रत्येक काट यानी सेक्शन पर बाह्य बल के बराबर परंतु विपरीत दिशा में कुछ आंतरिक प्रतिक्रिया बल उत्पन्न हो जाता है, उसे प्रयास करता है, उसे क्या कहते हैं? हम प्रतिबल कहते हैं या स्ट्रेस कहते हैं। मतलब मान लीजिए आप जब इलास्टिक को खींच रहे हो, लगा रहे हो, तो वो भी तो एक अपोजिट फोर्स लगा रहा है,
मतलब जब आप पे कोई दिमाग में फोर्स लगाता है, यार पेपर है, पढ़ो 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 पढ़ो, फोर्स लग रहा है, तो आपका दिमाग भी फोर्स लगा रहा है, पढ़ 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 पढ़, तो एक स्ट्रेस जनरेट हो जाता है। स्ट्रेस आप खुद ही जनरेट करते हैं ना, कोई और आपको स्ट्रेस बस देना चाहता है। ये दुनिया ऐसी है, अगर आप शाम तक हंसो ना, मतलब पूरे दिन हंसोगे, शाम तक कोई ना कोई टेंशन दे देगा, तो स्ट्रेस दे ही देता है। तो समझ रहे हो आप ऐसे। तो स्ट्रेस क्या होता है, बस जो अपोजिट दिशा में लगता है फोर्स। जब किसी वस्तु पर कोई बल, बाह्य बल मतलब एक्सटर्नल फोर्स लगाकर उसके आकार में परिवर्तन करना चाहता है, और उस वस्तु की प्रत्येक काट मतलब सेक्शन पर बाह्य बल के बराबर जितना बल लग रहा है उतना ही बल लगे, उसको स्ट्रेस बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, और इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्या होता है, न्यूटन बाई फोर्स का न्यूटन, एरिया का मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब स्ट्रेन क्या होता है, प्रतिबल के परिमाण स्वरूप, प्रतिबल के परिणाम स्वरूप वस्तु के आकार में विकृति आ जाती है, और वस्तु के एकांक आकार में होने वाले तुलनात्मक परिवर्तन को विकृति कहते हैं। विकृति एक तुलना है, इसका मात्रक नहीं होता, विकृति का मात्रक नहीं होता। स्ट्रेन मतलब क्या चेंजमेंट आया, जब स्ट्रेस पड़ा आपके अंदर तो क्या स्ट्रेन हुआ, मतलब क्या चेंजमेंट हुई, विकृति क्या हुई, क्या परिवर्तन हुआ, ये होता है एक तरह से कि जब आप पे प्रतिबल लगा यानी स्ट्रेस पड़ा तो क्या उसमें विकृति हुई, क्या उसमें परिवर्तन आया, उसको बोलते हैं विकृति या स्ट्रेन। और यही हुक का नियम कहता है। हुक का नियम कहता है भैया प्रतिबल अपॉन विकृति, मतलब प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर प्रतिबल जो होता है सदैव विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब जो प्रतिबल है विकृति के अनुक्रमानुपाती, मतलब स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। जितना ज़्यादा स्ट्रेस डालोगे उतना स्ट्रेन बढ़ता जाएगा, मतलब जितना ज़्यादा प्रतिबल डालोगे उतना ज़्यादा चेंजमेंट। अब आपके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है कि आपको पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, इतना ज़्यादा सोच रहा आप, तो अपने आप आपके अंदर परिवर्तन होगा, पढ़ोगे। प्रीलिम्स देखो आराम से डेट बढ़ गई है, तो कई लोग अब पढ़ना बंद कर दिए कि अरे चलो होली बात पढ़ेंगे। अब ऐसे लोगों को कुछ नहीं हो सकता। कंसिस्टेंट तैयारी जारी रखोगे, कंसिस्टेंट डेली पढ़ोगे, तभी तरक्की मिल पाएगी, तभी एग्जाम का सिलेबस कवर होगा, रिवीजन अच्छे से हो पाएगा। तो खैर, हुक का नियम क्या कहता है कि स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली रिलेटेड है, जैसे जैसे प्रतिबल बढ़ेगा वैसे वैसे विकृति बढ़ेगी। ठीक है, ये कहता है क्या, हुक का नियम। बहुत सिंपल है, हुक का नियम ऐसे ही पूछ लेगा कि किससे रिलेटेड है, तो प्रतिबल और विकृति यानी स्ट्रेस और स्ट्रेन, जैसे जैसे प्रतिबल बढ़ेगा विकृति बढ़ेगी। बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, जितना बता रहा हूँ ना उतना उतना बस नोट करते जाओ, लर्न करते जाओ, पूरी साइंस आराम से कवर हो जाएगी, हर MCQ सॉल्व होगा, इतना ज़्यादा टफ नहीं। और देखिए साइंस में तभी मैं आपको क्यों ये लेक्चर शुरू करा कंपाइलेशन की, आपको सब नहीं पढ़ना है भाई। मार्केट में बहुत सारी बुक्स हैं, उसमें आपको ये कैसे पता चले क्या पढ़ना है क्या नहीं। जो जो रेलेवेंस है, जो जो एग्ज़ाम को आयोग टारगेट करता है। देखो PCS का एग्ज़ाम है, सिविल सर्विसेज का, इंजीनियरिंग का तो है नहीं, तो ज़्यादा साइंटिफिक चीज़ें भी आपको नहीं पढ़नी है कि एकदम साइंटिफिक न्यूमेरिकल जो IIT में आते हैं वो पढ़ लें, वो सब नहीं। सिर्फ आपको बेसिक जानकारी हो साइंस में, तो वही मैं आपको दे रहा हूँ। बस स्ट्रेस स्ट्रेन क्या होता है, हुक का नियम क्या है, न्यूटन का नियम क्या है, न्यूटन के 3 लॉ क्या है, कैपलर के 3 लॉ क्या है, बस सिंपल सिंपल ये चीज़ चाहिए। इसको नोट्स बना लीजिए, आराम से सब हो जाएगा। नोट्स बहुत ज़रूरी है, नोट ज़रूर बनाइए, तो फिर एग्ज़ाम टाइम में होगा क्या क्या पढ़ें क्या क्या पढ़ें। अभी आराम से नोट्स बना लेंगे, एग्ज़ाम के 1 महीने पहले उठाइए, रिवीजन कर लीजिए। चलिए लास्ट टॉपिक देखते हैं, दाब, प्रेशर। प्रेशर क्या होता है भाई, प्रेशर जो फोर्स लगता है, एक तरह से स्ट्रेस और प्रेशर सेम ही है समझो। फोर्स जो एरिया पे लगता है वही स्ट्रेस है, वही प्रेशर है। मतलब वह क्षेत्र जिस पर बल कार्य कर रहा हो, जितना छोटा होगा उसका प्रतिघात उतना ही होगा। मतलब छोटी जगह पे आपकी मैं हाथ पे प्रेशर लगा के दबा दूँ ऐसे तो ज़्यादा लगेगा, और पूरी बॉडी में लगाऊँ कम लगेगा, है ना, अपने हाथ से। तो प्रेशर का मतलब क्या होता है, बल जो जितनी छोटी छोटी जगह पे काम करता है। मतलब मिनिमम एरिया में जितना ज़्यादा फोर्स लगाओगे आप, अगर एरिया कम है, एरिया कैसा कम, और तो फोर्स ज़्यादा लगेगा। और एरिया बड़ा, मैं कहूँ आपसे कि ट्रक पे फोर्स लगाओ तो क्या ज़्यादा लगा पाओगे, या मैं एक आपको दे दूँ फ़ोन इसको तोड़ो, तो भाई छोटी चीज़ पे ज़्यादा फोर्स लगेगा। तो वही चीज़ है, जितना छोटा होगा उतना ज़्यादा प्रतिघात होगा, यानी दाब ज़्यादा लगेगा। ठीक है, याद रखना, दाब इक्वल टू बल अपॉन क्षेत्रफल होता है, और ये एक अदिश राशि है जो आपको याद रखनी है, और इसका मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या इसको पास्कल भी बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, बस इतनी है इसके लिए, पास्कल भी बोलते हैं। ठीक है, और दाब की जो विमा होती है वो कितनी होती है, ml-1 T-2, ml-1 T-2। ठीक है, फ्रांसीसी वैज्ञानिक ब्लेज पास्कल के नाम पे इसको रखा गया है, इसीलिए इसको पास्कल भी एटमॉस्फेरिक मतलब दाब की यूनिट पास्कल भी कहा जाता है। ठीक है, और दाब का देखिए एक और सामान्य मात्रक है ATM, जिसको बोलते हैं समुद्र तल पर वायुमंडल द्वारा आरोपित दाब है। ये क्या है, दाब का एक अन्य सामान्य मात्रक वायुमंडल अर्थात समुद्र तल पर वायुमंडल द्वारा आरोपित दाब कितना होता है, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, 1013 इंटू 10⁵ पास्कल। ये भी याद रखना, पूछ सकता है, ये तो हमारे सर का नाम है, ये आपसे पूछ सकता है 1013 इंटू 10⁵ पास्कल। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं, इतना ही रखेंगे, आधे आधे घंटे के लेक्चर में। बहुत जल्दी साइंस खत्म होने वाली, फिजिक्स आपकी, फिर केमिस्ट्री शुरू करेंगे। तो दोस्तों जितना बताया इसको बस एक बार नोट्स बना लीजिए। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें, इन्हीं में से सब काम चल जाएगा। कैपलर के 3 लॉ, अफिलियन क्या है, परीलियन क्या है ना, कब पास होते हैं सन अर्थ, कब दूर होते हैं डेट, बस इन्हीं से सब काम हो जाएगा आपका।
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट